नमस्कार। कैसे हैं आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया और मैं हूं मनीष ठाकुर। राजनीति में अक्सर राजनेताओं के जब तक अपने स्वार्थ सिद्ध होते हैं तब तक अपनी पार्टी और नेता के लिए वे पींगे गढ़ते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि खत्म होते ही उनके अंदर अपनी जाति का स्वांग चढ़ने लगता है। वे अपनी जाति के प्रतिनिधि बनने लगते हैं। अपनी जाति की पीड़ा उन्हें सताने लगती है। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 5 साल तक मंत्री रहे, लेकिन जब आचार संहिता लागू हुई और मोदी का जो स्टाइल है जिसमें वो ऐसे विधायकों ऐसे सांसदों का टिकट काट देते हैं जिन्हें जिनके बारे में उन्हें पता चलता है कि जनता में इन्होंने अपनी जमीन खो दी है, जनता में इनके खिलाफ विद्रोह है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में भी यही रिपोर्ट अमित शाह और मोदी की टीम को मिली कई फेज में। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी लगने लगा कि उनका टिकट कट सकता है या फिर जहां से वो हैं वहां से उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। यही डर दारा सिंह चौहान को भी सताने लगा। तो दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, इन लोगों ने पार्टी छोड़ दी। तो पता चला कि सच में प्रथम फेज में ही 105 सीट की जो घोषणा की गई, जिसमें 83 पर बीजेपी के विधायक थे, उसमें से 25 विधायकों के टिकट काट दिए गए। मतलब यह साबित हो गया कि इन लोगों के टिकट कटने थे। गुजरात में मोदी का यही स्टाइल रहा है। मोदी के नाम पर आप एक बार से ज्यादा नहीं जीतेंगे, आपको अपने नाम पर अपने कर्मों से भी जीतना होगा। लेकिन राजनीति भी गजब की चीज है। स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीरें घूमने लगी कि कैसे वो मायावती के तलवे छू छू कर प्रणाम करते थे। और आज उसी मायावती के लिए कहते हैं कि जब तक वो मायावती के साथ थे तभी मायावती जीतती थी। मायावती का साथ उन्होंने छोड़ दिया तो मायावती किनारे हो गई। अब वो सपा के साथ आ गए हैं, जिस सपा के लिए वो कहते थे कि अखिलेश से ज्यादा निकम्मा कोई मंत्री नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ। अब उसी अखिलेश के साथ है। टीवी चैनलों के इंटरव्यू में यह भी वो निरुत्तर इस बात पे हो जाते हैं जब उनसे कहा जाता है कि आप जिस जाति की राजनीति करते हैं उस जाति का भला क्या अखिलेश ने किया। इस पर निरुत्तर होते स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि बीजेपी में हम हमारी जाति का भला नहीं किया। तो सवाल यह है कि 5 साल तक वो क्या कर रहे थे जब उनकी जाति का हित नहीं होता था। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को कि जब औकात पता चल जाती है, वो जमीन से कट जाते हैं, तो फिर अपने अपमान को वो अपनी जाति से जोड़ देते हैं। और इस देश में कई बार जाति के नशे में लोग ऐसे नेताओं के शिकार हो जाते हैं। कांग्रेस आजाद भारत में सबसे बड़ी पार्टी रही, सालों तक देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी रही। ज्यादातर पार्टी जो देश में है आज कांग्रेस से खंडित होकर के ही बनी, लेकिन कांग्रेस से बगावत करके नेताओं ने अपना वजूद बनाया। यह अलग बात है कि कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार और नेहरू परिवार हो गया। कांग्रेस का मतलब नेहरू, उसके बाद उनकी बिटिया इंदिरा, उसके बाद उनका बेटा राजीव, फिर सोनिया और फिर राहुल गांधी हो गए। लेकिन कांग्रेस से टूट करके जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनी उसने अपना वजूद बनाया क्षेत्रीय छत्रक के रूप में। चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो अंडी तिवारी हों, चाहे वो मूपनार हों, चाहे वो वाईएसआर कांग्रेस हो, इन सबने अपना वजूद बनाया। इनफैक्ट चाहे वो बीजू पटनायक के पुत्र हों, कांग्रेस से अलग होकर के सबने अपना वजूद बनाया। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस से अलग हो करके वो खत्म हो गए। लेकिन ऐसा क्या है कि मोदीवाद के दौर में, मोदी की राजनीति के दौर में, जो कोई मोदी से नाराज होकर वजूद तलाशना चाहा वो बर्बाद हो गया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य आज ताल ठोक रहे हैं कि वो योगी को बर्बाद कर देंगे जैसे मायावती को बर्बाद कर देंगे। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य
मोदी को, योगी को बर्बाद कर देंगे, इसकी भनक क्या योगी को नहीं लगी। तो इस बात के लिए समझना यह ज्यादा जरूरी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कोई ऐसा, इससे पहले अपने इस फैसला से पहले कोई नेट प्रैक्टिस की थी, यह जानने की कोशिश की कि यशवंत सिन्हा जैसे गुरूर वाले व्यक्ति, जिनको लगता था कि इस देश में उनसे बड़ा फिनांस के मामले में जानकार नहीं है, उनका क्या हर्ष हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा जो अकड़ में होते थे कि वो बॉलीवुड के बादशाह हैं और नरेंद्र मोदी को वही जिंदा किए हुए हैं, उस शत्रुघ्न सिन्हा का क्या हुआ। सावित्रीबाई फूले जो एक समय बहराइच से प्रचंड बहुमत से जीती थी, गुमान कुछ उन्हें भी हो गया, उनका आज क्या हर्ष है। और ठीक उसी ढंग से अपने आप को दलितों का बड़ा नेता कहने वाला, सिविल सर्विस से नौकरी छोड़कर आने वाला उदित राज का क्या हाल है। इन सब के को समझना इसलिए जरूरी है कि सब के सब अहंकार में चूर रहने वाले ऐसे नेता रहे जिनका योग मोदी ने कुछ बिगाड़ा नहीं, बस इतना ही किया कि उन्हें लगा कि इनकी जिम्मेदारी अब कम कर दी जानी चाहिए। तो ये सब के सब भागे हो गए। ऐसा क्या है कि मोदी से बिला वजह टकराने वाले अपना वजूद खत्म कर लिए, करते चले गए। तो जरा इसके लिए सबसे पहले समझना होगा, उसके बाद हम यह भी समझेंगे सिर्फ देश की राजनीति ही नहीं, गुजरात की राजनीति में भी मोदी से जो टकराया वो बर्बाद क्यों हो गया, इस बदले दौर की राजनीति क्या है। तो पहले राष्ट्रीय राजनीति में समझते हैं कि सावित्रीबाई फूले कौन थी। सावित्रीबाई फूले अपने आप को एक दलित नेत्री कहती थी, बीजेपी में शामिल हुई। 2014 में मोदी लहर में वो जीती बहराइच से, और 4,33,000 वोट से वो जीत गई, 4,33,000 वोट से, प्रचंड बहुमत से। उसके बाद उनके काम से ऐसा लगा कि जमीन पर उन्होंने काम नहीं किया, जो मोदी का स्टाइल रहा है, ऐसे लोगों की टिकट कटते हैं। सावित्रीबाई फूले को भी लगा कि उनकी टिकट कटने वाली है, तो वो कांग्रेस में शामिल हो गई, और उसी बहराइच से उन्होंने चुनाव लड़ा 2019 में। तो जमानत जब्त हो गई, उन्हें 34,000 वोट मिले, जमानत जब्त। यही हाल शत्रुघ्न सिन्हा का हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा अपने आप को पटना का पुरोधा मानते थे, उन्हें लगता था कि बड़े कद्दावर नेता हैं। उनका अक्सर अपनी जाति के नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद से ठनती थी, लेकिन रविशंकर प्रसाद कभी सार्वजनिक मंच पे शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में कुछ भी नहीं बोलते थे। शत्रुघ्न सिन्हा को गुमान था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनका प्रभाव था, उनका रुतबा था, तो मोदी के दौर में तब तो प्रमोट होकर सीनियर हो गए, तो मोदी उन्हें अहमियत दे। मोदी ने ऐसे नचनिया गवैया से अपने आप को साइड कर लिया, और 2014 में जो उनका अनुभव था उसमें उन्होंने तय किया कि मोदी के नाम पर सिर्फ कोई जीतेगा नहीं, अपने काम पर जीतना होगा। उन्हें रिपोर्ट मिली कि पटना में शत्रुघ्न सिन्हा ने कोई काम ही नहीं किया, उनके अपनी ही जाति के लोग नाराज हैं उनसे। पटना में जिस क्षेत्र से वो चुनाव जीतते हैं वो कायस्थों का बहुल क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में कायस्थ ही उनसे, उनके अहंकार से पीड़ित थे कि इनके अंदर का बॉलीवुड का नशा उतरा ही नहीं है। वो बड़बोले थे, और अपने बड़बोलेपन में उन्हें इस बात का, इन्हें पार्टी से हटाया भी नहीं गया था, बस सिर्फ मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। इन सबको गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय चाहिए था, क्योंकि इन सब का दिमाग इस रूप में खराब हो गया था कि वाजपेयी जैसे संत प्रवृत्ति के व्यक्ति के सामने ये अपने आप की अकड़ दिखाते थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा साइडलाइन रहे पूरे 4 साल तक, तो उन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी और कांग्रेस के साथ दूरी बढ़ाई। षड्यंत्र और साजिश ये कि खुद कांग्रेस में और पत्नी की राजनीति कहीं और तय करवा दी, और अपने आप को ये मानते हैं कि क्रांतिवीर है। गुमान इस कदर हुआ कि उसी पटना से उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा, और अब की बार उनके सामने थे उन्हीं के जाति भाई नेता रविशंकर प्रसाद, पार्टी के प्रवक्ता। रविशंकर प्रसाद के बारे में भी कहा जाता था कि रविशंकर प्रसाद अहंकारी हैं, जमीन पर पांव नहीं रखता, ऑरेटर बेहतर हैं, लेकिन लोग जमीन पर नाराज थे उनसे।
शत्रुघ्न सिन्हा से टकरा गए रविशंकर बाबू। पटना के कायस्थों ने कहा, उस दौर में जब मैंने सर्वे किया, पटना के कायस्थों ने कहा एक नागनाथ एक सांपनाथ, मगर मोदी के नाम पर हमें रविशंकर प्रसाद को वोट देना है। और रविशंकर प्रसाद से शत्रुघ्न सिन्हा बुरी तरह से हार गए। 2014 में जो व्यक्ति प्रचंड बहुमत से जीता था, वो व्यक्ति बुरी तरह से हारा और मैदान छोड़ दिया, कांग्रेस में शामिल हुआ, टिकट भी मिली, कांग्रेस में शामिल हुआ और हार गया। यही हाल यशवंत सिन्हा का रहा। यशवंत सिन्हा को गुमान था कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे, तो वित्त मंत्री से कुछ बड़ा ही पद मिलना चाहिए, थोड़ा प्रधानमंत्री टाइप का, डिप्टी पीएम टाइप। लेकिन यशवंत सिन्हा की उम्र को देखते हुए, क्योंकि यशवंत सिन्हा वर्तमान में 86 साल के हैं और नरेंद्र मोदी ने तय किया था कि 75 साल से ऊपर के कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल में नहीं होंगे, कोई बड़ी जिम्मेदारी उस ढंग की नहीं मिलेगी 75 से ऊपर की। तो यशवंत सिन्हा उस सीमा में कट गए। यशवंत सिन्हा ने बगावत करनी शुरू कर दी और उसके साथ उनके चंपू बन गए शत्रुघ्न सिन्हा। मुझे याद है कि शत्रुघ्न सिन्हा 2014 के शुरुआत से ही मोदी के खिलाफ बगावत करने लगे, मतलब जीत के कुछ ही दिनों बाद। और शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा का मैंने खुद इंटरव्यू उस दौर में लिया था। दोनों साथ साथ इंटरव्यू दिए थे और बड़े भाई कह के यशवंत सिन्हा को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि अब ये सरकार जाने वाली है, तो मतलब चुनाव जीत कर क्या है उसके बाद से। और ये हाल रहा कि लगातार 2014 में जीतने वाले यशवंत बाबू भी किनारे कर दिए गए। लेकिन यशवंत सिन्हा का अहंकार इस कदर, उनका बेटा जयंत सिन्हा मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, नरेंद्र मोदी ने उन्हें हटाया नहीं, उनके बेटे को, इनके बगावत को, इनके बरबोलेपन को इग्नोर करते रहे। कभी जवाब न शत्रुघ्न सिन्हा को दिया गया, न कभी यशवंत सिन्हा को दिया गया, और छोटे लेवल के चिरकुटों की तो बात ही अलग है। ऐसा ही एक नेता अपने आप को अहंकारी उदित राज समझता था। उदित राज बाहरी दिल्ली से सांसद बने 2014 में, तो गुमान हो गया, पहली बार सांसद बने, अहंकार हो गया। 6,30,000 से ज्यादा वोट मिले उदित राज को। लेकिन 2019 में उसी जगह से उदित राज कांग्रेस से चुनाव लड़े, बुरी तरह से हारे, बेहद बुरी तरह से हारे। यही हाल कीर्ति आजाद का रहा। कीर्ति आजाद भगवत झा आजाद के पुत्र रहे। भगवत झा आजाद बिहार में मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, और कीर्ति आजाद बीजेपी में शामिल हुए, 2014 में चुनाव लड़ा, लेकिन बड़बोले उचक्के टाइप का व्यवहार उनका रहता था पार्लियामेंट में। संसद कवर करने के दौरान मैंने उनके एटीट्यूड को देखा है। कीर्ति आजाद जैसे लोगों को नकारा साबित किया गया, माना गया। रिजल्ट जो है, जो जमीनी टेस्ट जब मोदी और शाह ने पता किया तो पता चला कीर्ति आजाद के खिलाफ दरभंगा की जनता उग्र है। कीर्ति आजाद को लगने लगा कि उनका टिकट कटने वाला है। कीर्ति आजाद ने साइड पकड़ लिया और उसके बाद वो पशुपतिनाथ से हार गए। धनबाद धनबाद जाकर उन्हें टिकट मिला, वहां से वो हार गए। ये पूरी यात्रा वृतांत है। ये सब के सब ऐसे ऐसे लोग थे जो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे थे। राजनीति में जो कोई भी अपने आप को मोदी के सामने टकरा करके बड़ा साबित करने की कोशिश करने लगा, इसलिए उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। इन सब ने अपना स्वाभिमान, अपनी बेइज्जती, अपनी जाति की बेइज्जती बना दी। चाहे वो यशवंत सिन्हा हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, सावित्रीबाई फूले हो, कीर्ति आजाद हो। ये सावित्रीबाई फूले जैसी नेत्री भी अपने आप को बहुत बड़ा समझ रही थी। इस पूरी प्रक्रिया में आपको एक एक चीज समझ में आएगा कि खेल कहां है। मोदी के साथ सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी के साथ ऐसी टकराहट गुजरात में होती रही। संजय जोशी एक प्रभावशाली व्यक्ति थे गुजरात की बीजेपी की राजनीति में। संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच मित्रता थी, और जब गुजरात में 1995 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, तो इन दोनों ने मिलकर के केशु भाई पटेल के पक्ष में हवा भरी, और केशु भाई पटेल शंकर सिंह वाघेला को हरा करके, पछाड़ करके गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। शंकर सिंह वाघेला ने बगावत कर दी, और शंकर सिंह वाघेला को विभीषण माना जाने लगा। उन्होंने बगावत कर दी और ये कहना शुरू कर दिया वहां पर कि सब के सब नरेंद्र मोदी ने करवाया। मोदी को उसी दौरान वहां से हटा करके दिल्ली भेज दिया गया। जब मोदी दिल्ली आए तो संजय जोशी को लगा
कि अब गुजरात में केशुभाई पटेल के बाद नंबर 2 के नेता वही हैं, तो वही अब भावी मुख्यमंत्री भी होंगे। उन्होंने मोदी के खिलाफ गेम प्लान करना शुरू कर दिया, लेकिन खुद एक सीधी कांड में फंस गए। आरोप लगाया, मोदी ने फंसा दिया, लेकिन बात आई और गई, टकराहट बढ़ती चली गई। इसी बीच संजय जोशी को दिल्ली बुला लिया गया और नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। गुजरात का चीफ मिनिस्टर उन्हें इसलिए बनाया गया क्योंकि बीजेपी उपचुनाव में लगातार हार रही थी। तो ऐसा लगा कि वहां पर एक बड़ी प्रभावशाली व्यक्ति की जरूरत है। नरेंद्र मोदी के चीफ मिनिस्टर बनते ही संजय जोशी ने उनसे बगावत करना शुरू कर दिया। आज संजय जोशी का ये हाल है कि बीजेपी में उनका कोई नाम लेवा नहीं। संजय जोशी ऐसे कद्दावर नेता थे कि मुझे याद आता है कि 2019 में बीजेपी के एक बड़े वर्ग के कार्यकर्ता ये उम्मीद बांधे बैठे थे कि जीत तो बीजेपी की हो, लेकिन मोदी प्राइम मिनिस्टर ना बने तो संजय जोशी फिर से उभर कर आ सकते हैं। संजय जोशी इस कदर के नेता थे। आज संजय जोशी मोदी से बगावत करते करते थक गए हैं और उत्तर प्रदेश में जाकर मोदी के लिए मक्खन लगा रहे हैं, लेकिन काम नहीं आ रहा क्योंकि उनका बगावत भारी पड़ गया। ठीक इसी ढंग के एक नेता थे प्रवीण भाई तोगड़िया। कहते हैं प्रवीण तोगड़िया और नरेंद्र मोदी एक ही स्कूटर पे गुजरात में घूमा करते थे, लेकिन जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने नरेंद्र भाई मोदी, तो प्रवीण भाई तोगड़िया ने बगावत करनी शुरू कर दी, जमीन खोदनी शुरू कर दी। कहा यह जाता है कि गुजरात दंगे में बड़ी भूमिका उनकी टीम की थी। कहा यह भी जाता है कि प्रवीण तोगड़िया ने अपनी टीम के लोगों को बलपूर्वक प्रेशराइज करके मोदी मंत्रिमंडल में शुरुआत में शामिल किया था। नरेंद्र मोदी की शर्त यही थी कि हस्तक्षेप सिर्फ गृह मंत्रालय में कोई नहीं करेगा। प्रवीण तोगड़िया के लिए यह मुश्किल था। प्रवीण तोगड़िया मंत्रिमंडल में लगातार हस्तक्षेप करते थे, लेकिन 2007 में जब मोदी दोबारा चुन करके आए तो उन्होंने प्रवीण तोगड़िया के टीम के किसी भी लोग को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। तोगड़िया वहीं से मोदी का विरोध करने लगे और मोदी के खिलाफ कब्र खोदने लगे। आज प्रवीण तोगड़िया कहां है, ये किसी को नहीं पता। दरअसल मोदी से टकराने वाले तमाम लोग प्रभावशाली थे। तो सवाल यह है कि मोदी का कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पाए। जब कांग्रेस जैसे प्रभावशाली पार्टी को, नेहरू और गांधी परिवार जैसे प्रभावशाली सत्ता को बगावत करके कोई एनडी तिवारी, कोई शरद पवार, कोई ममता बनर्जी, कोई मूपनार, कोई पटनायक बिगाड़ लेता था, तो फिर नरेंद्र मोदी जैसे एक सामान्य व्यक्ति का कोई कद क्यों नहीं बिगाड़ पाया। इसके लिए इस पर एक गंभीर चिंतन की जरूरत है कि फिर स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों बिगाड़ लेंगे, कैसे बिगाड़। इसलिए क्योंकि राजनीति का चरित्र अब धीरे धीरे बदलने लगा है। 24 घंटे की इस राजनीति में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से फाइट करना लोगों के लिए असंभव सा हो गया, क्योंकि वो 24 घंटे की राजनीति करते हैं और 24 घंटे की इस राजनीति में जो समर्पण उनका है, जनता को उनमें उनका कर्मयोग, उनकी ईमानदारी दिखती है। यही कारण है कि बदले दौर में परिवारवाद की राजनीति करने वालों का विघटन शुरू हो गया और मोदी के बाद देश ने योगी में अपना प्राइम मिनिस्टर इसीलिए देखना शुरू कर दिया। यूं ही नहीं, गुजरात का एक सामान्य सा व्यक्ति देश में इतना लोकप्रिय हो गया कि जिन लोगों ने गुजरात मॉडल की बात कह करके कहा कि गुजराती एक दंगाई चरित्र के लोग होते हैं, देश ने उसी गुजराती मॉडल को क्यों स्वीकार किया? दंगाई चरित्र के कारण नहीं, मोदी के कर्मयोग के कारण, और उसी राह पर योगी है। तो फिर योगी से बगावत करके कोई स्वामी प्रसाद मौर्य क्या अपनी जाति की वोट को काट पाएगा? क्या यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, सावित्रीबाई फूले, उदित राज जैसे लोगों ने अपनी जाति के वोटरों को खुद से जोड़ पाए? दरअसल ये दिखाता है कि बदले दौर में अब जातिवाद के नशे से कोई राजनीतिक ताकत हासिल कर लेगा, इतना आसान नहीं। ये समझना जरूरी है कि आखिर मोदी से बगावत करके तमाम कद्दावर नेता बर्बाद क्यों हो गए। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का बर्बाद होना बाकी है। राजनीति का ये स्वरूप उम्मीद पैदा करता है कि वंशवाद, जातिवाद की राजनीति से भारत अब बाहर निकल रहा। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, जरूर साझा कीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत